तो जहाँ भी राहु होता है पहले वहाँ आपके साथ गलत होता है और फिर आप उसको ठीक करने के लिए गलत करते हैं। एज वी नो राहु खुद भी मति भ्रमित ही करता है। ताला वहाँ पर है जहाँ पर राहु, मेंटल ब्लॉक्स वहाँ पर है, और चाबी कहाँ पर है? जहाँ केतु है। तो राहु जो है ये कामना पूर्ति और केतु शून्यता। यदि राहु और चंद्र इकट्ठा हो गए तो हम कहेंगे ग्रहण योग हो गया, सूर्य के साथ हो गया तो ग्रहण योग, गुरु के साथ हो गया तो चांडाल योग। तो ये इतनी अशुभता से क्यों देखा गया? ये माया है, ये छलिया ग्रह है। जिसने अमृत पी लिया उससे क्या डर? बड़े अचीवर्स इस योग में पैदा होते हैं। अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका में केतु लग्न में है और राहु सप्तम में है। उस वक्त अपने से अधिक सक्सेसफुल अभिनेत्री से शादी। राहु चंद्र वाला होगा तो वो मैनिपुलेटिव होगा अपने इमोशंस के लिए। व्हाट अबाउट अंगारक योग, राहु और मंगल? जहाँ भी शनि और राहु की युति होगी उस भाव में आपको इनिशियली बहुत तकलीफ। जितना बड़ा आप सोचेंगे उतने बड़े आप बन जाएंगे। शनि राहु, केतु कहाँ बैठा है? 7वें घर में। आपको शून्य होना है 7वें घर में, रिश्तों में शून्य होना है तो शादी बढ़िया चलेगी, अन्यथा सेपरेशन कोई रोक नहीं सकता। अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो फिर कहते ना ग्रह करवा लेंगे। अच्छी दशा खराब गोचर कुछ समय के लिए आपका वो काम टाल सकता है। अगर वो ग्रह अपनी दशा भुक्ति में आया ही नहीं, बिल्कुल मीडियम लाइफ जीकर आप चले जाएंगे। श्री हरि के चरणों में जिसने जगह पाली वो शून्य हो गया। जो दिखता ही नहीं वो सबको कंट्रोल करता। सबको कंट्रोल। नमस्कार, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के इस पॉडकास्ट में ऋचा शुक्ला जी से राहु केतु के रहस्य को समझेंगे। कैसे राहु केतु की एक्सिस हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करती है वो समझेंगे। राहु केतु छाया ग्रह होते हुए भी कैसे हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल करते हैं वो समझेंगे। इतना ही नहीं, राहु केतु की युति अदर प्लैनेट्स के साथ होने से कैसे कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। कुल मिला के ये जो पॉडकास्ट है वह पॉडकास्ट राहु केतु के एनसाइक्लोपीडिया की तरह काम करेगा। तो आइए राहु केतु के प्रभाव को हमारे जीवन के ऊपर समझते हैं। ओम नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। वेलकम बैक ऋचा जी, आपका स्वागत है कार्मिक कन्वर्सेशंस में। लास्ट टाइम बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बहुत सारी बातें होने के बाद ये पता चला कि बहुत सारी बातें रह भी गई। तो लेट अस स्टार्ट विथ समथिंग। जैसे हम ज्योतिष जब भी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हम ये गौरव से कहते हैं दैट अन्य शास्त्रों में शायद विवाद हो सकता है, लेकिन ज्योतिष में कभी विवाद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ज्योतिष मीमांसा का शायद श्लोक है दैट प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है, आंखों के सामने दिखता है। अब ये तो जो ग्रह दिखते हैं उसके बारे में सही लग रहा है, लेकिन जो ग्रह दिखते ही नहीं है, वैसे राहु और केतु, उसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के दिमाग में भी है। और एज वी नो राहु खुद भी मति भ्रमित ही करता है। तो थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालिए, क्योंकि मैंने आपके कई वीडियोस में देखा है दैट यू डिड एन अमेजिंग रिसर्च ऑन इट। सो आपके लिए राहु और केतु बेसिकली क्या है? थैंक यू वंस अगेन आशीष जी। और हाँ, राहु और केतु पर क्योंकि ये दिखते नहीं हैं और मायावी ग्रह हैं,
और अगर किसी नहीं दिखने वाले पिंड को हमारे ऋषियों ने ग्रह का दर्जा दे दिया, तो फिर कहीं ना कहीं इनकी महत्ता दिखने वालों से अधिक होगी। क्या बात है। अन्यथा हमारे जैसे कॉमन इंटेलेक्ट के लोग क्या बात कर सकते हैं राहु और केतु पर। पाराशर जी ने अगर इनको नवग्रह में शामिल किया, यानी उनके अंतः चक्षुओं ने इनको समझ लिया होगा और ज्योतिष की गणना में इनका प्रभाव देख लिया होगा। राहु केतु को समझने के लिए या इनको देखने के लिए फिर वहीं लौटेंगे काल पुरुष पर। ओके। दिखते हैं, काल पुरुष में दिखते हैं। राहु को शनि के साथ कुंभ राशि का सह आधिपत्य दे दिया। कुंभ राशि का को ओनर राहु भी है और अष्टम भाव का सह आधिपत्य केतु को दे दिया मंगल के साथ। यानी कि दिखे उनको और उन्होंने इन दोनों के सूक्ष्म गुणों को देखते हुए ये दो भाव दे दिए। ओके, इसीलिए शायद ये कहा गया शनिवत राहु कुजवत केतु। ये इसीलिए कहा गया। तो अगर केतु अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं या को ओनर हैं, स्वामी हैं, तो काल पुरुष में इनकी प्रेजेंस क्या कहती है? अष्टम भाव मृत्यु का है, हम सब जानते हैं। ज्योतिष का है, साधना का है, आध्यात्म का है, ट्रांसफॉर्मेशंस का है। आठवां भाव शून्य का है, जहां सब शून्य हो जाता है वो आठवां भाव है। केतु जहां भी होता है आपको वहां पर शून्य हो जाना चाहिए। क्या बात, बस इतना करना है, आपको केतु दिखने लगेगा। राहु इच्छा पूर्ति का स्वामित्व राहु के पास दे दिया। अच्छा। जितनी भी हमारी कामना है और कामना पूर्ति है वो राहु है। और कामना किसी को कभी दिखती नहीं है सबके पास, हमें भी नहीं दिखती है, हमारी अपनी कामना भी हमें नहीं दिखती है, पर ये वो कामना है जो आपको सोने नहीं देती है। तो राहु आपके मन में विचरण करते हैं, क्योंकि वो सभी को अभी तक वो कहानी पता है स्वरभावनों की कि आधा शरीर है और राहु सर है और केतु। तो राहु जो है ये कामना पूर्ति और केतु शून्यता, इन दोनों की एक्सिस में आपका जीवन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड और राहु केतु की एक्सिस एक चीज है। क्या बात। आप अगर अपने जीवन में बैलेंस तरीके से खड़े हो सकते हैं तो केवल तभी जब आपकी स्पाइन ठीक हो। अगर आप राहु केतु को बैलेंस नहीं करते, उनकी एक्सिस पर काम नहीं करते, तो फिर जीवन में आप सीधे खड़े नहीं हो सकते। इंटरेस्टिंग। आपको लगेगा कि कैसे खड़े हों सीधे, कैसे बनाएं बैलेंस। तो बस 8वां घर समझना है और 11वां घर समझना है। राहु केतु को आप अपने आप समझ जाएंगे, ये आपको दिखेंगे नहीं, आपसे बात करने लगेंगे। क्या बात। जितनी चीजें हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं ये कहूं इतना इनको पढ़ने के बाद कि सारे ग्रह इनके हिसाब से चलते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या बात है। जो दिखता ही नहीं वो सबको कंट्रोल करता है। सबको कंट्रोल करता है। आपको क्या कंट्रोल करता है? आपका मन। तो राहु आपको कंट्रोल करता है। इंटरेस्टिंग।
जो हमें कंट्रोल करता है। राहु क्या है? वायु। कुंभ राशि क्या है? वायु तत्व, एयर एलिमेंट है। राहु उसका ओनर है। हवा, सांस दिख तो मतलब हवा दिख तो नहीं रही है, इसके बिना सांस लेकर दिखाइए। तो राहु की प्रेजेंस आपकी लाइफ में सांस का काम करती है। इच्छा के बिना तो वैराग्य है। True. मैंने अपने पहले जब हमने बात की थी तो मैंने कहा था 3, 6, 11 साधुओं के लिए वर्जित भाव हैं, बाकी सबके लिए बहुत काम के भाव हैं। तो राहु भी ऋषियों को परेशान नहीं कर सकता होगा क्योंकि उन्होंने कामना छोड़ दी होगी। हम सबके लिए तो राहु कंट्रोलर है। Then how come यदि राहु और चंद्र इकट्ठा हो गए तो हम कहेंगे ग्रहण योग हो गया, सूर्य के साथ हो गया तो ग्रहण योग, गुरु के साथ हो गया तो चांडाल योग। तो ये इतनी अशुभता से क्यों देखा गया? देखिए क्या है कि ये तो मानना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वो दैत्य था सौरभानु, बट डू नॉट फॉरगेट वो अमृत पी चुका था। एक ऐसा दैत्य जो अमृत पी चुका था, उसके बाद काटा है विष्णु ने। अमृत पान तो हो चुका था, अमरत्व को तो प्राप्त कर चुका था। तो मुझे लगता है कि जब आपने अमृत पी लिया तो आपकी अशुद्धियां तो चली गई। हाँ, इंटरेस्टिंग। तो वो तो शुद्ध हो चुका था। पर बेसिक तत्व राक्षसी था, इसमें कोई दो राय नहीं। राहु हर चीज को बढ़ाता है, बस एम्पलीफायर है। आप मेरे पास मतलब तर्क पर बात होगी तो अच्छी लगती है मुझको। राहु और सूर्य के कॉम्बिनेशन वाले लोग, आप कहते हैं ग्रहण योग है, बड़े अचीवर्स इस योग में पैदा होते हैं। इंटरेस्टिंग। ये सच है कि वो काम करते हैं जो उनकी पीढ़ियों ने नहीं किए होते हैं। इंटरेस्टिंग। लीक छाण तीनों चले, सायर सिंह सपूत। ये वही बात है। दे जस्ट लीव द लेगेसी। राहु को सीमा तोड़ने वाला कहा जाता है, बाउंड्री क्रॉस करता है, वो बाउंड्रीज में रहना पसंद नहीं करता है। तो ये पितृदोष ग्रहण योग इसलिए क्योंकि आप अपनी लेगेसी को छोड़ते हैं। क्या बात है। पंडित का लड़का अगर एक वॉरियर हो जाए, उसने अपनी लेगेसी छोड़ दी, दोष हो गया। पहले तो वही अच्छा माना जाता था ना। जो लकीर का फकीर बने वो अच्छा माना गया। वो अच्छा माना जाता था कि भाई पिताजी पंडित थे तो पंडित ही आप भी बन जाओ, डॉक्टर थे आप भी बन जाओ, लेगेसी संभालो। राहु कह रहा क्यों करना है, एक अलग रास्ता बनाना है। खराब था, कोई ग्रहण योग नहीं है। यू विल ट्रांसफॉर्म, यू विल लीव द लेगेसी, यू विल मेक योर ओन मार्क। अच्छा है या बुरा है? True. केतु के साथ ये बात नहीं है। अगर हम ये इमेजिन करें कि विष्णु जी ने चक्र चलाया, गर्दन कट गई, तो फोर्स का जो सिद्धांत है उससे गर्दन बहुत दूर चली गई। धड़ जो था वो उनके पैरों में गिर गया। इमेजिन करिए, फोर्स का सिद्धांत है, तेजी से जाएगा, वो धड़ाक से नीचे गिर गया। श्री हरि के चरणों में जिसने जगह पाली वो शून्य हो गया। क्या बात है। शून्य हो गया, मोक्ष हो गया, अमर हो गया केतु। राहु नहीं गिरा चरणों में, उसने कहा आपने काटा है, आपको तो मैं बाद में देखूंगा भाई, अभी तो मुझे पूरी दुनिया का भ्रमण करना है। या जिसने दिखाया कि ये राहु यहाँ पर है उसका भक्षण मैं करूंगा, सूर्य चंद्र, वो उस पर भी हम अभी आएंगे। तो उसने कहा ये सब थोड़े है, ताकत तो मेरे पास आ ही गई है, अब जिसके साथ बैठूंगा उसका स्वरूप ले लूंगा। वाह। क्यों चंडाल, गुरु चंडाल योग क्यों है? क्योंकि देखिए राहु सर है, बृहस्पति का शरीर और राहु का सर। गुरु के अंदर जब राहु के गुण आ जाएं वो गुरु चंडाल योग है।
उसने आपकी बॉडी के ऊपर वो सवार हो गया। आप गुरु हैं लेकिन आपका दिमाग चल रहा है राहु की तरह। तो जो अच्छे गुरु नहीं है, गुरु चंडाल योग है। सुपर इंटेलिजेंट ब्रेनी लोग इसमें पैदा होते हैं। वाह। सुपर इंटेलिजेंट मैं कहूँगी, जिनके पास ब्रेन की कोई सीमा नहीं है। दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स, रिफॉर्म्स लाते हैं। गुरु चंडाल, क्योंकि उसने कहा कि आप सबके साथ अब मैं सर पर सवारी करूंगा, बस मुझे किसी का साथ मिल जाए। जैसे आत्माएं होती ना कि एक शरीर मिल जाए, तो राहु ने यही कहा, जिसका शरीर वो वैसा बन गया। सूर्य के साथ राहु एक एरोगेंट राजा को जन्म देता है, सात्विक राजा को नहीं, इसलिए खराब। चंद्र और राहु एक इमोशन, चंद्रमा इमोशन है, माँ है, तो एक ऐसे व्यक्ति को जन्म देता है जो बहुत इमोशनल है, क्योंकि वो इमोशंस को एम्पलीफाई कर रहा है। बहुत इमोशनल है वो आदमी, लेकिन थोड़ा सा विकेड है। वो कई बार अपने इमोशंस का यूज अपने फायदे के लिए कर रहा होता है। सो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ये, इसलिए ये इसकी युति जो है वो खराब मानी जाती है शास्त्रों में, क्योंकि ये उस ग्रह की अच्छाई ले लेता है। और एक और बात मैंने देखी है कि जब आप देखेंगे कि साथ में हो, राहु गुरु चंडाल योग पर सबसे ज़्यादा बात होती है। बृहस्पति और राहु साथ साथ है, आपने देखा भी होगा और नहीं तो देखिएगा, राहु की दशा सदैव अच्छी जाती है। ये माया है, ये छलिया ग्रह है, अपना अच्छा करके दिखाता है। सारी विपदा आपको जुपिटर में देता है, जिससे आप बुराई जुपिटर की करते हैं। क्या बात है। उसने कहा तुम सबको मैं जो आज आप सबने मिलके किया है मेरे साथ, नाउ यू सी व्हाट आई डू। एक उस आदमी की मानसिकता समझिए कि उसको क्या लगा होगा कि भाई पहले शर्त आपने लगाई कि आधा आधा चलाओ, जो निकलेगा आधा आधा करेंगे। अब अमृत निकल आया तो सारा आप लेंगे, मुझे नहीं देंगे। गलत था। तो गलत तो पहले तो राहु के साथ हुआ था, फिर उसने गलत किया था। तो जहां भी राहु होता है, पहले वहां आपके साथ गलत होता है और फिर आप उसको ठीक करने के लिए गलत करते हैं। बस इसलिए खराब है। और जिसने ये सोच लिया कि मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मैं गलत को गलत से सही नहीं करूंगा, वो कब होता है? जब राहु का संबंध नवमेश से होता है। तब ये राहु गलत को सही करने के लिए सही करता है। बिग योगा रिफॉर्मर्स का होगा। वो बहुत पीड़ित रहे होंगे अपने जीवन में। मतलब एक ऐसा कोई लड़की के जिसके साथ बहुत गलत हुआ हो और बाद में वो उसी के लिए सुधारने के लिए कोई बड़ा काम कर दे। किसी कन्या के साथ रेप हुआ हो और वो रेप विक्टिम्स के लिए लड़ने लगे। राहु और नवमेश का संबंध होगा। वो अपनी पीड़ा को भूलकर दूसरों के साथ का, उस पीड़ा कोई और ना गुजरे। राहु बड़ा योगदान है राहु का। केवल ये कह कर के मतलब ये युति ऐसी बात नहीं बनती है। बड़ा विस्तार है राहु के पास। नहीं, थोड़ा और बताइए। सो जैसे फॉर एग्जांपल ये चांडाल योग तो समझ में आ गया, चलो ये शनि के साथ जुड़ जाए तो? अब शनि क्या है? शनैः शनैः चलती धीरे धीरे। माइथोलॉजी, पौराणिक कथाएं कहती हैं कि पैर भी उनका टूटा हुआ है, लंगड़े हैं, वृद्ध हैं, धीमे चलते हैं, और एक जेट की स्पीड का बच्चा आपके साथ खड़ा हो गया कि तेज चलो। व्हाट विल यू डू? जहां भी शनि और राहु की युति होगी, उस भाव में आपको इनिशियली बहुत तकलीफ आएगी। बहुत मतलब बहुत। धीरे धीरे करके ये एम्पलीफायर है। ये शनि के अंदर भी ये भाव जगा देता है कि तेज कैसे चला जाता है, तेज चलने में क्या मजा है।
चलिए मैं तुम्हें उठा के ले जाता हूँ, उड़ा कर दिखाता हूँ। ये बहुत बहुत चीज़ें दे सकता है शनि राहु का कॉम्बिनेशन। जितना बड़ा आप सोचेंगे उतने बड़े आप बन जाएंगे। शनि राहु वाह, ये धीरे चलने वाले को तेज चलने की इच्छा दे देता है। कैन यू इलोबरेट बोथ द कॉम्बिनेशन कि राहु यदि सूर्य के साथ जुड़ा, जैसे आपने बता दिया जी। कि वो पराक्रमी होगा, जी। आउट ऑफ द बॉक्स वाला होगा, बिल्कुल। ट्रेडिशन को तोड़ने तोड़े। वाला होगा। जी। राहु चंद्र वाला होगा तो वो मैनिपुलेटिव होगा अपने बिल्कुल। इमोशंस के लिए। बिल्कुल। व्हाट अबाउट अंगारक योग, राहु और मंगल? देखिए क्या है, आग है मंगल, फाइटर है, और फाइट को बढ़ा दिया। इतनी सी बात हुई, गुस्सा आप इतना हो गया। अंगारक, जो बात से बात बन सकती थी आपने हाथ उठा लिया। अंगारक खराब मंगल खराब ग्रह नहीं है, लेकिन फायरी है। तो बस फायर बहुत बढ़ जाती है। अग्नि का तत्व आपके अंदर बहुत बढ़ जाता है। ओके। जिस घर में भी होगा वो कॉम्बिनेशन, वहां पर अग्नि प्रज्वलित रहेगी हमेशा। वाह। धन में है तो धन जल जाएगा, 7वें घर में है तो रिश्ता जल जाएगा। इसलिए अंगारक योग खराब। कैन यू जस्ट इलैबोरेट फॉर सिंप्लीफिकेशन? क्योंकि आपने बहुत काम किया है राहु केतु के ऊपर, तो यदि वो फर्स्ट हाउस में है तो क्या होगा, सेकंड? कैन यू जस्ट इलैबोरेट? देखिए राहु के लिए फर्स्ट हाउस हमारी लग्न है। हम सबसे ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं, हर कोई बात में आता है। बस मैं, मतलब मी, माई सेल्फ, दैट्स इट। वो क्या एम्पलीफाई कर रहा है? लग्न। हमेशा सामने दिखने की चाह। राहु लग्न में हो, आप भीड़ में पीछे बैठा दीजिए, वो आदमी रेस्टलेस रहेगा। वो कोई ना कोई रास्ता बनाएगा और स्टेज के पास पहुंचेगा। ही कैन नॉट स्टे बैक। नो, मी, आई, मी, माई सेल्फ, इसके ऊपर मुश्किल हो जाता है सोचना। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है? मैंने कहा ना, ये बैलेंस है। राहु और केतु अकेले तो देखे नहीं जा सकते। ट्रू। केतु कहाँ बैठा है? 7वें घर में। आप जब तक ये बैलेंस नहीं कर लेंगे, जहां पर कहाँ शून्य होना है आपको शून्य होना है 7वें घर में। रिश्तों में शून्य होना है। आप बाहर कितने भी आई मी माई सेल्फ कर लीजिए, पत्नी के पास आए ना तो कहिए बस तुम्हारे बिना जीवन कुछ नहीं है, यहां मैं शून्य हूं, तो शादी बढ़िया चलेगी, अन्यथा सेपरेशन कोई रोक नहीं सकता। दिस इज हाउ यू मेक अ बैलेंस, सिंपल। शून्य कहाँ होना है ये केतु बता देता है। मैंने कहा ना, ज्योतिष बहुत सिंपल है। और राहु कहता है कि तो आप बाहर रहिए, आप हाई फ्लाइंग रहिए, फ्लैम्बॉयंट रहिए। घर आइए तो पत्नी से कहिए आप ही हैं जो कुछ हैं, आपके आगे मैं कुछ नहीं, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आप रिश्ता देखिए अपना। बट जब आप ये फ्लैम्बॉयंस घर लेकर आते हैं, आई मी माई सेल्फ, केतु कहता मेरा ही हिस्सा, शरीर से अलग क्या हो गए तुम, तो मतलब बदल गए। नॉट एक्सेप्टेबल। यहां तो शून्य होना ही होगा इफ यू वॉन्ट अ कंप्लीटनेस इन योर पर्सनैलिटी। ताला वहां पर है जहां पर राहु है, मेंटल ब्लॉक्स वहां पर हैं, और चाबी कहां पर है? जहां केतु है। क्या बात है। बस राहु प्रॉब्लम क्रिएटर है, केतु प्रॉब्लम सॉल्वर है। सिंपल। एक नजर में देखिए कि भैया प्रॉब्लम यहाँ है ना आपकी, राहु केतु के एक्सेस 1st और 7 में होगी, मैक्सिमम लोग कहेंगे रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम है, दुनिया में मुझे ना कोई समझता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि आप आई मी माई सेल्फ लेकर जाते हैं रिश्तों में। आप घर पहुंचे और आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं पूरे दिन से, आज मैंने ये किया वो किया, इतने बड़े आदमियों से मिला। आपने उस पत्नी से पूछा तुम्हारा दिन कैसा था? खत्म। वाई? राहु और केतु को आप समझें कि ये पेड़ है, जड़, मूल नक्षत्र है केतु का, जड़ है, हमारी लीनियज है, 8th हाउस है। तो जड़ नीचे जितनी गहरी होगी, पेड़ ऊपर उतना ही फ्लरिश कर सकेगा। उसके लिए क्या करना होता है कि हमें बहुत ध्यान देना होता है कि जड़ पर एडिक्वेट वाटर की सप्लाई हो। यहाँ वर्ड मैंने मतलब एक एडिक्वेट इसलिए यूज किया कि मतलब
ज्यादा पानी भी जड़ को गला देगा और सूखी जड़ भी पेड़ को खराब कर देगी, बोथ वेज। तो जहाँ केतु होता है वहां पर आपको ना समय समय जरूरत के हिसाब से छिड़काव करना पड़ता है, नर्चरिंग करनी पड़ती है। तो राहु उतना ही बढ़िया पल्लवित होता है। वाह। तो ये नर्चरिंग केतु से है, शून्यता केतु से है। अब आपका दूसरे घर में राहु हो, केतु कहाँ है? 8। आपका पूरा ध्यान होगा परिवार पर, धन पर। आप कहेंगे पैदा ही इसलिए हुआ, कुछ बड़ा पैसा कमाना है। 8वां घर किसका है? छुपे हुए मीन्स का है, सीक्रेसी का भी है, गलत काम का भी है, अंडर द टेबल धन की निष्पत्ति भी है, निकास है। तो जब तक आप केवल ये इच्छा रखेंगे कि मैं अच्छा कमाऊं, अच्छा कमाऊंगा तो परिवार के लिए अच्छा करूंगा, बढ़िया है। पर जब आप अपनी ये इच्छा लेकर कहाँ आ जाएं? 8वें घर में, कि गलत हो सही हो कैसा भी हो बस धन आना चाहिए, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर केतु। आपको यहाँ शून्य ऐसे होना है कि जितने आप ऊपर हैं, पैसा या जो भी आप कैसे होगा, थोड़ी साधना, थोड़ा ठहराव, थोड़ा मतलब ये कि गलत काम नहीं करना। So 8th हाउस को पावरफुल करना है, मतलब रादर शून्य होकर पावरफुल, कि यहाँ मेरा कुछ नहीं, बस ठीक है। सो फिर आपकी एक्सेस बैलेंस। 3rd हाउस इज गुड पोजीशन फॉर राहु, बिकॉज हमें यहाँ पर सोशल डीलिंग्स वगैरह होती हैं। राहु इसमें आपको बढ़िया एंटरप्राइजिंग स्किल्स देता है। जितना सोशल सर्किल ज़्यादा हो राहु के लिए बढ़िया, उतने लोगों के साथ आप जेल कर दे। लेकिन कहाँ आपको हो जाना है? शून्य, पिता के घर में। पिता की बात आंख बंद करके मान लीजिए, दुनिया को आप सलाह दीजिए, अपने पिताजी के पास जाके सर झुका दीजिए, सब कुछ आपसे सीखा है। एंड सी हाउ राहु गेट्स एवरीथिंग, क्योंकि वहां नर्चरिंग करनी है, पानी का छिड़काव पिता के पास जाकर करना है, श्रद्धा का पानी चढ़ाना है। 4th हाउस इज नॉट अ गुड पोजीशन फॉर राहु। आफ्टर ऑल वाटर है, प्योर है, नदी है, माँ का घर है। अब वहां पर क्या होगा? एक तो आपकी माता को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। अच्छा, मतलब जो है वो यही बच्चा है अब, और क्योंकि आप वो एम्पलीफाई भी होती रहती है, तो आप अचीव करते हैं, फिर आप और अचीव करते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपनी माँ को खुश करने का एक जुनून हो जाता है, और ये चीज आपके लिए नुकसान। मैंने कहा ना, कामना पर कंट्रोल इज आवश्यक राहु के साथ। सो क्या करते हैं कि ऐसे लोग घर के लिए बहुत ज्यादा करते हैं, घर में ऐसा हो जाए, घर बढ़िया हो जाए, घर बड़ा हो जाए, घर घर घर। कई बार वर्क लाइफ बैलेंस में, लाइफ का मतलब होम और वर्क में बैलेंस बनाने में चूक जाते हैं, 4 and 10 एक्सेस में। तो आपको घर में, आप कितने भी बड़े आदमी हो, सारे लोग 4th हाउस के राहु वाले को कह रहे होंगे घर का तो ये हीरा है, माता तो कहेगी ये मेरा लायक लड़का है, क्योंकि वो पूरी कर रहा है माँ की डिजायर। बट कहाँ शून्य हो जाना है? वर्क प्लेस में। वहां अगर ये दिखाओगे कि आप ही सब कुछ हो, वो कहेंगे घर जाइए। केतु क्या करता है? बार बार जॉब का विक्षेद करता है, चेंजेस, छूटना, खराबी। कहाँ शून्य हो जाइए? सोशल सर्कल में, वर्क प्लेस पर। घर में आप हीरो हैं, बाहर थोड़ा सा डाउन हो जाइए, कुछ खराबी नहीं, हो गया बैलेंस। 5th हाउस में राहु बुद्धि को रिबेलियस तो बनाता है। जितनी भी नई खोज, अध्ययनशीलता हर वक्त करनी है, नई चीजें सीखनी है। पर अगर आप सीखोगे मतलब मेरी हर सीखना, मेरा हर लर्निंग मुझे इनकम का कुछ बेनिफिट दे, तो फिर गलत है। क्या बात। 5-11 वहाँ शून्य हो जाना है। मुझे पढ़ना है, मुझे धर्मशास्त्र पढ़ने हैं, ज्ञान लेना है, इसका फायदा मेरी इनकम में हो रहा है, जरूरी नहीं है। नहीं हो तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अध्ययन से खुश हूँ। प्रॉब्लम तब आएगी जब आप हर कोर्स, हर पढ़ाई तब करेंगे कि इससे मेरा बेनिफिट क्या होगा। रॉन्ग, दिस एक्सेस इज डिस्टर्ब्ड।
वहाँ शून्य हो जाना कि ये मेरा ज्ञान बढ़ाना मेरा शौक है। So 11th house is all about social enhancement as सोशल well. Social एनहांसमेंट, life. नेटवर्किंग आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। नेटवर्किंग है, आपकी सोशल गैदरिंग्स हैं, आपके जितने भी रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स हैं, ये सब आपके 11th हाउस है। 10वें से दूसरा हाईएस्ट उपचय भाव है। True. तो इसलिए वहां पर शून्य हो जाना, यानी कर्म की फल की इच्छा नहीं करनी है। 5 और 11 वाले खास करके ये कर लें। इट्स लाइक दैट। 6th हाउस वेरी गुड पोजीशन फॉर राहु। आज के समय में तो, कलयुग में तो अवश्य, क्योंकि आपको पता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे हैंडल करना है। शत्रु बहुत बढ़ेंगे आपके, ये निश्चित है, एम्प्लीफाई करेगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि इनसे निपटना कैसे है, ये कि राहु को आता है। इसीलिए इट्स अ गुड पोजीशन। ओनली थिंग विच लाइक इज नेगेटिव अटैच्ड है वो ये कि ऐसे लोग जेलसी होती है। ये दूसरों की उपलब्धियों पर खुश नहीं होते। अच्छा, इन्हें सबको हराकर आगे आना है। इसका बेसिक रीजन? छठा घर क्या है? कॉम्पिटिशंस, रोग, ऋण, रिपो। हमें हर को हराना है। अच्छा, राहु तो महावीर है, वो कोई सीधा आदमी थोड़ी था। अर्धकार्यम महावीर्यम। तो महावीर वो इन सबसे लड़ना पसंद करता है। तो वो आपके जीवन में कर्जा भी लाएगा, ये भी लाएगा, बट यू विल फाइट बैक। पर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव बना देता है, इस हद तक कि आप दूसरों की उपलब्धियों से खुश नहीं होते। नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ राहु। 12th हाउसेस हम सबको पता है मोक्ष है। अब लोग कहेंगे वहां क्या शून्य हो जाए, तो वहां तो है ही मोक्ष का भाव। वहां आप ये शून्य हो जाए कि जब जिसके लिए इतनी मारा मारी हो रही है उसका अंत क्या है? केतु जहां बैठा हुआ है। जब मरना ही है तो सबको हराने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? लाइक कंपटीशन इज गुड, बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि मतलब हर कोई मुझसे हारे, देन यू आर नॉट अ विनर। हार स्वीकार करना मतलब ये कि जब जीवन को छोड़ ही देना है तो इतना क्यों? वहां जब शून्यता समझ आ जाए तो आप यहाँ थोड़े सरल हो जाते हैं। That's it. 7th हाउस जस्ट रिवर्स, जो हमने अभी बात की थी कि यहाँ पर आप अपने स्पाउस से, आप हमेशा आप देखेंगे कि ऐसे लोग ट्रॉफी हस्बैंड एंड वाइफ लाना पसंद करते हैं जिनको आप शो ऑफ कर सकते हैं। शी इज माई वाइफ, ही इज माई हस्बैंड, मतलब अचीवर्स हों, ऐसे लोग इससे शादी करते हैं। अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका में केतु लग्न में है और राहु सप्तम में है। उस वक्त अपने से अधिक सक्सेसफुल अभिनेत्री से शादी की थी। पत्नी को एक ट्रॉफी थी, शी इज माई वाइफ, आई एम अटैच्ड टू दिस गर्ल। बस वहां तक तो ठीक, पर क्या है कि अगर आप लाए हैं तो फिर उसका पूरा सम्मान जीवन भर करना है। किसको शून्य करना है? खुद को। हमेशा उसको सपोर्ट कीजिए, पर करते नहीं हैं। राहु की यही ट्रिक है। अगर आप ऐसे बने रहेंगे कि मतलब इफ माई वाइफ इज मोर सक्सेसफुल देन मी, आई विल ऑलवेज सपोर्ट हर टू बी मोर सक्सेसफुल, खुद को शून्य कर दूंगा मैं। पर अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो फिर शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी। और लोग कहते हैं राहु शादी में प्रॉब्लम देता है, चीटिंग देता है, इसलिए क्योंकि आप वो इज्जत जिस चाह से आप लाए थे ना, वो आप पूरी नहीं करते। आप खुद को शून्य नहीं करते उसके सामने। फिर आप चाहते कि ये तो रहे लेकिन मैं इससे भी आगे चला जाऊं। नॉट गुड, नॉट फेयर। सो आप खुद को शून्य कर दीजिए। दिस एक्सरसाइज इज लाइक इट वर्क्स वंडरफुली। मेरे पास चार्ट्स हैं जिसमें कि राहु मतलब पत्नी अगर अचीवर्स है तो पति ने कहा मैं हाउस हस्बैंड हो जाऊंगा। Really? Yes, and they are like achieving. उसने कहा मैंने देख लिया कि मेरी पत्नी में पोटेंशियल है, इसीलिए तो मैंने शादी की थी। सो अब क्या है, अब मैं इसी को करूंगा। एंड बढ़िया चल रहा है, खुद को शून्य कर दिया।
वाह। बस टाइम टू टाइम अपने को आपको नर्चर करना है, जो सब लोग करते हैं, वो अपना घर से काम करते हैं, मतलब कई लोग ऐसे हैं। 8th हाउस का राहु अगेन अ लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज अब अगर आपकी इच्छा ही मृत्यु में चली जाए तो थोड़ा मुश्किल है कि हर वक्त मतलब थोड़ा नेगेटिविटी और थोड़े सैडिस्ट होते हैं सब जगह, सैडिस्ट होते हैं और उसको बढ़ाते भी हैं फिर, और अपने आसपास भी फिर वो माहौल क्रिएट करते हैं। आप बात करें क्या है जीवन में, हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो बहुत परेशान हैं, आम आदमी भी परेशान हो जाता है, क्या हो गया भाई इतना, बिकॉज एम्पलीफायर है, वो उस भाव को बढ़ा रहा है। अगेन अ रेमेडीज देयर। लोग कहते हैं केतु अष्टम में हो तो साधना कीजिए, मैं कहती हूँ राहु अष्टम में हो तो साधना कीजिए। तो उसकी छटपटाहट जो है, 8th हाउस स्कॉर्पियो साइन क्या है, एक पॉन्ड है जो ऊपर से शांत और अंदर से बहुत हलचल है। तो जब राहु वहां जाता है तो वो अंदर जाके और खलबली मचा देता है। आत्मा परमात्मा क्या है, कैसे है, इसको समझने में लग जाइए, आपका दुख छूट जाएगा। क्या बात। तो साधना तब कीजिए जब राहु अष्टम में हो। केतु तो अपने आप शून्य है, वहां जरूरत क्या है साधना की, इट विल ऑटोमेटिकली टेक यू टू दैट शून्यता, है ना। वहां कहाँ शून्य होना, परिवार पैसे में शून्य होना है कि ठीक है आप लोग जो करो ठीक है, मैं अपनी इसी आध्यात्मिक यात्रा में ठीक हूँ, ठीक। 9th हाउस का राहु फिर वही कि धर्म की बाउंड्री को तोड़ेगा, जो पिता कर रहे हैं वो नहीं मानेगा, फैमिली लेगेसी को तोड़ेगा, करेगा, इसीलिए अच्छा नहीं माना जाता। पर मुझे लगता है कि अगर 9th लॉर्ड के साथ ही राहु वहां बैठ जाए, मैक्सिमम लोग कहेंगे कि ये बहुत खराब योग है, लेकिन मैं कहूंगी ये बहुत अच्छा योग है। ये व्यक्ति लेगेसी को छोड़ेगा, बट एक नई और पॉजिटिव लेगेसी बनाने के लिए छोड़ेगा, जरूर छोड़ेगा। हो सकता है डॉक्टर का बेटा प्लेयर बन जाए, पर वो फिर प्लेयर बनेगा एक अनदर लेवल का, कि माँ बाप को ये दुख नहीं होगा कि ये मेरे नर्सिंग होम का क्या होगा, समझ गया, लाइक दैट। वो एम्पलीफाई करेगा, वो अपनी लेगेसी खुद बना देगा। सो इट्स लाइक दैट। शून्य होना है आपको, अब आपने अचीव कर रहे हैं आपने कुछ, तो दोस्तों के बीच में शून्य हो जाइए, है ना। समाज में मत बहुत दिखाइए कि आपने क्या अचीव कर लिया, आप कितने बड़े साधक हैं, आप क्या हैं, थोड़ा शून्य हो जाइए। 10th हाउस वेरी गुड, अल्टीमेट पोजीशन है। जितनी ऊंचाई पर जाना चाहे जाइए, आप पैदा ही हुए हैं सक्सेसफुल होने के लिए। आपको घर छोड़ना है, घर में शून्य रहना है, मतलब ठीक है कि भाई घर है मेरा, अच्छा है, माँ है मेरी, अच्छे है, सब अच्छा, अटैचमेंट भी है, लेकिन मैं इनके साथ नहीं बैठा रहूँगा, मैं आगे निकलूँगा। और मतलब घर की प्रेजेंस को, अपनी प्रेजेंस को घर में शून्य कर दीजिए, यानी घर को छोड़ दीजिए, बाहर निकलिए, दुनिया आपका वेट कर रही है। वेरी गुड। 11th हाउस अगेन वेरी गुड, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस फॉर राहु, उसका अपना स्थान है। कोई भी राशि पड़ी हो, कोई टेनेंट हो, घर तो मेरा है, तो मैं वहां आके तो कंफर्टेबल हूं, राहु भी कंफर्टेबल है। अगेन इच्छाओं पर कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए, दे कांट स्टॉप, और तो फिर और, ये तो फिर और, दैट ब्रिंग्स अ डाउनफॉल, क्योंकि आप तेजी से दौड़ रहे हैं और फिर वहां पर आप कहीं जरूर गिरेंगे। अगर आपने कहाँ अपने आपको शून्य कहाँ हो जाना है, आपको शून्य हो जाना है अपनी सोच में, अपने ज्ञान में, क्योंकि लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस होने लगता है राहु 11th हाउस, कि मतलब सब तो सही पड़ रहा है, मेरे पास तो मिडास टच है, सब कुछ तो सही हो रहा है,
फिर वो क्या करते हैं कि वो धीरे धीरे करके अपने पीछे की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते आप। तो आपको क्या करना है कि आप अपनी जो क्षमताएं हैं, जो आपकी पढ़ाई है, अध्ययन है, उसको आप ऐसे शून्य कर दो कि भाई इससे बस अब और लाभ नहीं लेना है, खत्म। तो बहुत लाभ की इच्छा खराब हो जाती है। अगर आपने वो ठीक रखी, बैलेंस रखी, तो राहु का फेवरेबल प्लेस भी कह सकते हैं या फेवरेट प्लेस भी कह सकते हैं उसके लिए 11th हाउस। ही इज वेरी हैप्पी देयर, इट्स हिज ओन हाउस। 12th हाउस का राहु दो तरह से काम करता है। मतलब अब देखिए आप, एक 12th हाउस ही एक ऐसा घर है आशीष जी, मतलब जो मैं ऐसे समझती हूँ इसको कि इसके पास कोई बाउंड्री नहीं है। मोक्ष का, आत्मा के निर्गमन का स्थान है, तो फिर खुला हुआ है ये। True. सब गेटेड है, सब सबसे कनेक्टेड है, इससे कोई कनेक्टेड नहीं। It's an exit point. एग्जिट पॉइंट। जब दरवाजा खुला है और वहां राहु है तो कहीं भी विचरण करेगा। तो एक तो ऐसे लोगों को ना, मतलब विचरणशील होते हैं ऐसे लोग। इनको सबसे ज्यादा एक फियर होता है कन्फाइनमेंट का, ये आप कभी जज कीजिएगा। इनका एक सबसे बड़ा फियर होता है कि कभी ऐसा ना हो कि मैं बंद हो जाऊं। फ्रीडम लवर्स, क्योंकि ये कामना पूर्ति का और सबका है, तो कई बार ये इच्छा सही हो जाती है, कन्फाइनमेंट दे देता है, आइसोलेशन में चले जाते हैं आप, कभी कभी जेल भी दे देता है। That's why बार में 12th हाउस व्यय कारक जेल भी है, आश्रम भी है, आपके जितने भी ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, सब तो 12वां घर है जहां आपको आइसोलेशन में जाना पड़ता है। नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर राहु। If someone accept कि मैं खुद जा रहा हूँ आइसोलेशन में, बस मैंने कहा ना, उसका तो दिमाग से ही तो सब खेल है राहु का। जब आपने ये स्वीकार किया कि मैं अकेलापन नहीं, मैं एकांतवास चुन रहा हूँ, क्या बात है, वंडरफुल प्लेसमेंट फॉर राहु। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव, हाउ यू थिंक। अकेला नहीं हूं मैं एकांतवास में जाता हूँ, मैं आश्रम में रहूंगा, वेरी गुड। एक बात और भी, जब राहु केतु के बारे में हमने पढ़ा था कि वो खुद के कोई लक्षण नहीं देता, जिस राशि में होता है या जिसके साथ होता है, वो आपने ऑलरेडी बताया। तो अब जैसे मैं अपनी जो थोड़ी बहुत रिसर्च इसमें कर रहा था, तो कई जगहों पर, कई ग्रंथों में कहाँ पर वो उच्च का होगा उसके बारे में काफ़ी मतांतर है। जैसे फॉर एग्जांपल सरबाड़ चिंतामणि और भावार्थ रत्नाकर कहते हैं कि राहु वृषभ में उच्च का होगा, जातक संग्रह कहेगा कि मिथुन में उच्च का होगा। तो आपकी रिसर्च क्या कहती है? देखिए, मुझे लगता है कि उच्चता तो उसके पास वृषभ में ही है, क्योंकि ये शुक्र की राशि है और दैत्य गुरु शुक्र है। तो जो भी राक्षस है वो सबसे ज्यादा उच्चता वहां प्राप्त करेगा जहां वो सेफ जोन में प्ले कर रहा है। Then how about चंद्र? चंद्र भी वृषभ राशि में उच्च का होता है। बिल्कुल। इसमें क्या है कि मुझे लगता है कि चंद्रमा की उच्चता वृषभ राशि में अलग तरीके से देखी जानी चाहिए। चंद्रमा पानी को आप कहाँ डालेंगे तो सबसे अच्छा फल होगा। पानी को पानी में मिला दीजिए, वेस्ट। पानी को आग में डाल दीजिए, आग बुझ जाएगी। पानी को हवा में फेंक दीजिए, नीचे आ जाएगा या कहीं जाएगा नहीं, ब्रह्मांड में चला जाएगा। पानी को जब आप पृथ्वी पर डालेंगे तभी आप उससे फल, फ्रूट सब कुछ उगा सकते हैं। तो जल तत्व जब पृथ्वी तत्व से जुड़ता है तो उसका सबसे अच्छा यूज होता है। इंटरेस्टिंग। तो योर माइंड इज बेस्ट यूज्ड व्हेन चंद्रमा इज इन पृथ्वी तत्व। फैंटास्टिक। और दूसरा कारण कि भाई वहाँ रोहिणी नक्षत्र है, वो उनकी प्रिय पत्नी का है, वो सब ठीक है, बट मेरा रीजन ये है, पानी में क्या करेगा। कर्क में भी चंद्रमा उतना अच्छा नहीं जितना वृषभ में। पानी में, नदी में एक लोटा पानी डाल दिया, क्या फर्क पड़ा। समुद्र में एक नदी डाल दी, क्या फर्क पड़ा। और 8वें घर में तो क्या ही पता, वो तो आपने पौंड में तो कुछ भी डाल दीजिए। चंद्रमा वेस्ट,
अग्नि में तो अग्नि ही समाप्त कर दी, बिल्कुल वेस्ट। अग्नि भी गई और पानी भी गया, नॉट गुड। इसीलिए उसको गंडांत कहते हैं। सो पृथ्वी पर सबसे अच्छा प्रयोग पानी का है, इसलिए चंद्रमा वहां उच्च के, दोनों उच्च के हैं राहु, लेकिन मुझे लगता है राहु की उच्चता इसलिए कि भाई मृत संजीवनी है इन गुरु के पास, मरूंगा तो दोबारा जीवित होऊंगा, इससे ज्यादा उच्चता क्या फील कर सकता है। बट चंद्रमा का रीजन शायद कुछ और होगा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कहीं लिखा नहीं है। समझ गया, नहीं अच्छा है, वेरी नाइस। आप बीच में कुछ कहते कहते थोड़ा रुक गई, दैट केतु के साथ यदि ग्रह जुड़ जाए, राहु के साथ जुड़ जाए, उसके बारे में आपने बता दिया। केतु के लिए आपने बोला कि मामला उल्टा है, बिल्कुल। तो वो कैसे उल्टा है और वो क्या फल देगा? हाँ। यदि सूर्य जुड़ गया, चंद्र जुड़ गया। केतु के साथ कठिन है थोड़ा, क्योंकि मैंने कहा ना कि जिसको भी जहां भी जुड़ेगा उसको शून्य पर ले जाना। अगर सूर्य के साथ है तो आप वो राजा हो जिसको ये फर्क ना पड़ता हो कि अगर आज ये गद्दी गई तो मेरा क्या होगा। वैराग्यवान राजा हो कि मैं तो फकीर हूं, आज है तो बढ़िया, अदरवाइज मैं तो शून्य हूं, मैं राजा हूं ही नहीं, ये गद्दी मिली है संभालने के लिए, संभाल रहा हूं, गई आई एम ओके। कर नहीं पाते हैं लोग, इसलिए कष्टकारी हो जाता है। आप खुद को शून्य नहीं कर पाते, और सूर्य मद दे रहा है सत्ता का, बस खराब कॉम्बिनेशन हो गया। आप सूर्य की तरफ भागते चले जाते हैं, आप केतु को भूल जाते हैं। फिर क्या होता है कि एक दिन आपको लगता है अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो फिर कहते हैं ना ग्रह करवा लेंगे। तो शून्य पर तो आपको आना ही है, या खुद आ जाइए और या केतु ला देगा। तो बड़े किंगडम्स का फॉल केतु और सूर्य। कोई किंगडम चल रहा हो, उसका कोई सक्सेसर केतु और सूर्य के साथ बैठ जाए, खत्म हो जाएगा वो किंगडम, शून्यता पर ले आएगा। वो तभी आगे बढ़ सकता है जब वो व्यक्ति खुद को शून्य होकर के, मतलब मैं तो बस भरत की तरह राज्य चला रहा हूँ, तो चलता रहेगा, अदरवाइज शून्य हो जाएगा। तो सूर्य और केतु इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है। सूर्य, चंद्र और केतु का लोगों को पिशाच योग, प्रेत योग, बहुत सारे नाम इसको दिए जाते हैं। मैं इसको नाम देती हूँ भक्ति योग। टोटल सरेंडर टू गॉड कैन सेव यू। मन को शून्य कर दो, मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग, मैं जीरो हूं बस। एंड टोटल डेडिकेशन, जो भी करें वो टोटल डेडिकेशन से, और उसमें मेरा मन है नहीं है ये तो कुछ प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। ईश्वर पर छोड़ दीजिए, जो काम दिया है वो मेरा काम है। सो टोटल सरेंडर टू गॉड कैन सेव यू एंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप ईल्ड कर सकते हैं। अच्छा। केतु चंद्र, केतु ना एक बहुत अच्छा कंसल्टेंट भी है। किसी का केतु चंद्र कॉम्बिनेशन हो, अब आपके पास आते हैं, बिल्कुल बच्चे पैदा होते तब से हमारे पास लोग आ जाते हैं, आप उसको कहिए कि इस बच्चे को आप साइकोलॉजी पढ़ाइए। अब बचपन से ज्योतिष तो शायद नहीं कह पाएंगे हम, तो नहीं कहेंगे, साइकोलॉजी। ये बच्चा दूसरों के दुख दर्द सुनने में बेस्ट होगा, ही विल बी ए वेरी गुड लिसनर, क्योंकि वो खुद को शून्य करके दूसरे के मन की बात सुनने के लिए खुद को शून्य कर देगा। बोलो, बताओ, आई एम देयर टू लिसन। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये जो चंद्रमा और केतु आपको जो दुख थोड़ा दे सकते हैं, मन को कष्ट और ये सब, वो नहीं होगी। एनर्जी शिफ्ट, दूसरों के दुख को सुनकर ही आप अपना वाला कोटा पूरा कर देंगे और आप एक अच्छे सक्सेसफुल कंसल्टेंट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, लोगों की बहुत मदद करने वाले हो सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस द एनर्जी ऑफ केतु, खुद को शून्य कर देना। केतु और मंगल एक ऐसा योग है जो इसलिए अच्छा नहीं है कि अब एक सेनापति अगर खुद को शून्य करेगा तो फिर वो फाइट कैसे करेगा। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे फाइटर नहीं होते,
गिव अप कर देते हैं। दे गिव अप। इसलिए ये अच्छा नहीं। हम्म, शादी के घर में बैठ जाएगा मंगल केतु, आप गिव अप कर दोगे प्रॉब्लम्स को देखकर। भाई मैं तो शून्यता में हूँ, एफर्ट नहीं डालेंगे चलाने के, हम्म, नॉट गुड। केतु और बुध, हम्म, आप अपनी बुद्धिमत्ता को, आप अपनी इंटेलिजेंस को, आप अपनी जो भी चीजें बुध से रिलेटेड होती हैं, मतलब ऐसे लोग ना थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। अच्छा। इनिशिएटिव लेना, बात से एक्सप्रेस करना नहीं आता, शून्यता में है। मन में सब आ रहा है, कोई टॉक चल रही है, मुझे भी पता है कैसे बोला जाना है, छोड़ो। स्टेमरिंग का प्रॉब्लम भी रहता है बिल्कुल 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 वाणी पर, क्योंकि आप पहले ही थोड़े फियरफुल हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब एक्सेप्टेंस ना हो, कॉन्फिडेंस की कमी, क्योंकि शून्यता मान रहे हो ना, बस। सो नॉट वेरी गुड। दूसरा एक और है, केतु की दो चीजें हैं, या तो इसे आप जोड़िए आध्यात्मिकता से या शून्यता से, जो हम अभी बात कर रहे हैं, और या फिर ये देता है एडिक्शन। राहु नहीं देता ज्यादा एडिक्शन, राहु को बहुत काम है। केतु के पास दो ही काम है, 8वां घर का है ना आधिपत्य, या तो बिल्कुल गर्त में चले जाओ और या साधना में खुद को भूल जाओ, पर खुद को भूलना है, नशा, एडिक्शन, मेंटल एबोरेशंस। केतु बुध आपने कहा तो ये बात निकल आई। अब खुद को भूल, पागल भी तो खुद को भूल जाते हैं, बस चेकआउट। केतु बुध, मानसिक परेशानियां, वो खुद को भूल रहा है, आज ये बोला कल वो बोला, भूलने की बीमारी, ये जो भी हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, सब केतु और बुध। उसको पता ही नहीं पहले क्या बोला था, ये लाइक दैट। मैं ये कहूंगी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि केतु और ग्रहों की युति ज्यादा ध्यान से देखिए। राहु से निश्चिंत हो जाइए, बहुत खराब नहीं करता। अष्टमेश के साथ राहु होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, खराब चीज को एम्पलीफाई कर देगा, बट अदरवाइज राहु उतना कंसर्न देता ही नहीं है। केतु का कंसर्न बड़ा है। मैं जब पढ़ा करता था तो हमारे गुरु जी एक एग्जाम्पल देते थे, जिसने अमृत पी लिया उससे क्या डरना, ये मैंने आपसे शुरुआत जिसने इसी नहीं से की पिया, बस वो समस्या क्रिएट करेगा, वो तड़प देगा, वो तड़प देगा। तो इसलिए केतु का बुध के साथ कठिन कॉम्बिनेशन, वाणी में दोष हो सकता है और उसके चलते आप आइसोलेशन में चले जाएंगे, बोलेंगे नहीं, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, इनिशिएटिव नहीं लेंगे, डरे हुए रहे, तो अच्छा नहीं। केतु और बृहस्पति इज अ गुड कॉम्बिनेशन। इसको कई जगह ध्वजा योग भी कहा जाता है। वो शायद इसीलिए कि यहाँ पर क्या अच्छा हुआ, केतु बॉडी है, गुरु का सर मिल गया उसको, वो वीर था, ज्ञानी था, अच्छा था खुद, भले ही उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट भी थी। अब जब गुरु का सर मिल जाता है तो ऐसे लोग ज्ञान के लिए सदैव, कहते हैं ना, लड़ते रहते हैं। दे आर ऑलवेज ईगर टू अटेन मोर, ज्ञान के पिपासु हो जाते हैं, ज्ञान के इच्छुक हो जाते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है, और ये आपको अच्छी क्वालिटी ये देता है कि आप ज्ञानी होते हैं, बट आप कभी अपने को बहुत ज्ञानी नहीं कहते। ह्यूमिलिटी, आपको पता है, आता तो है आपको, पर आप कहते हैं कि सीख रहे हैं। दैट्स द गुडनेस ऑफ केतु, क्योंकि अब उसको सर गुरु का मिल गया, ही इज हैप्पी। सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। केतु शुक्र बहुत कठिन है, क्योंकि आप अब 7वें घर में शून्यता करना, दूसरे घर में शून्यता करना, फिर मामला गड़बड़ है। कभी रिश्तों में भी सफलता नहीं होगी, पैसे के मामले में भी आपको धन की इच्छा ही नहीं, फिर क्या होगा, घर कैसे चलेगा।
केतु वीनस जब साथ होते हैं, ये एक्सपीरियंस है मेरा, ऐसे लोग बहुत धन के पीछे भागते हैं पहले, मतलब उनको वरी रहती है, और जब धन आ जाता है दे आर द फर्स्ट वन जो कहते हैं मुझे अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंड दे डोंट एंजॉय दैट वेल्थ। ये केतु वीनस वाले लोग मिलेंगे आपको। अच्छा। राहु वीनस तो एंजॉय करवाएगा, दुनिया की सैर पर आप जाएंगे, केतु वाला कहेगा अब इससे क्या होता है। सो विवाह में परेशानियां दे सकते हैं केतु और शुक्र की युति। आपकी एक चाह रहेगी कि मतलब शुक्र का सर है, केतु की बॉडी है। अब शरीर के ऊपर एक ऐसा सवारी हो गई है जिसमें आपको हमेशा कहीं ना कहीं या तो फिर लस्ट है या कुछ इसकी अधिकता, अब इसको आप, ये आपको एडिक्शन भी दे सकता है इस चीज का, हानिकारक है। आप बहुत रिश्ते एक्सप्लोर करना चाहेंगे, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, एडिक्शन ऑफ दैट। पैसे के लिए बहुत प्रयास करेंगे, कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, एडिक्शन है। और जब मिल जाएगा तो उसको छोड़ना चाहेंगे, तो आप एक डिससेटिस्फाइड सोल बन के रह जाते हैं। नॉट गुड। अब क्या हमारे पास केतु और शनि, कठिन, सबसे कठिन। 10वें और 11वें घर का मालिक ही अगर शून्यता में चला गया, ना इच्छा है ना कर्म है, कर्म की भी इच्छा नहीं है, तो या तो संत होगा, है ना, सन्यासी होगा, और या फिर लेथार्जिक होगा, कर्म ही नहीं करना। क्या होगा इसको करने से? ऐसे लोग होंगे, आप देखेंगे एक जॉब पकड़ा, सही नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, दूसरा वहां भी यही, तीसरा आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप शनि चाह रहा है आप काम करें, उसको सर मिल गया। केतु कहता तुम तो शून्य हो, तुम्हें क्या जरूरत है काम की। वर्क प्लेस में प्रॉब्लम्स, डिससेटिस्फैक्शन। इसका एक उपाय होता है। अब केवल ये कहकर तो आप क्लाइंट को नहीं छोड़ देंगे, भाई तुम तो ऐसे ही छोड़ते पकड़ते रहोगे। इसका होता है कि आप कभी भी ऐसा काम ना करें जहां पर आपको बंधना होता है। 9 to 5 जॉब छोड़ दीजिए। ओके, फ्री आवर्स, बस आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा काम कीजिए जहां पर आपको रोज इनकम आती है। किराने की दुकान भी वही है, हमारे आपके जैसे कंसल्टेंट भी वही है, रोज इनकम आती है। हमारे आवर्स बंधे हुए नहीं है। अब अगर आज छुट्टी लेनी तो ले ली, बाउंड्री नहीं। सबसे बड़ा उपाय, व्हाइट कॉलर जॉब छोड़ दीजिए। ओके। 9 to 5 वाला, फिर आप बदलेंगे नहीं, फ्री होते ही ठीक हो जाएगा। समझ गया। ये सवाल तो आपको भी आता ही होगा शायद कि आदमी को जॉब करनी चाहिए या खुद का व्यवसाय करना चाहिए, तब डिसाइड करने के लिए आप कौन कौन से स्थान को देखते हो? बहुत सिंपल है आशीष जी, और आपको तो पता ही होगा। व्यापार तो 7वां घर ही है और कुछ नहीं। 10वां घर तो हमारा संपूर्ण कर्म है, या संचित, वो भी कह सकते हैं कि क्या पूरा प्रारब्ध कर्म का क्या है, वो 10वां घर दिखाता है। तो 7वां घर है। तो अगर 7वां घर है तो आपकी पत्रिका में शुक्र की स्थिति इज द प्राइमरी प्लैनेट टू बी सीन। व्यापार में जाना है तो शुक्र को आप भूल नहीं सकते। तो अगर शुक्र बलवान है बहुत आपकी पत्रिका में, तो आप मतलब बहुत ज्यादा अगर नहीं भी देख रहे हैं 7th हाउस और ये और वो, शुक्र से भी आप कह सकते हैं कि भाई आप व्यापार कर लीजिए। और नौकरी के लिए 6ठा घर, तो बुध और शनि को देख लीजिए, जिसमें बंधने की क्षमता हो वो करे जॉब। शनि जिसका महत्वपूर्ण स्थानों में हो, दशम में हो, 6ठे में हो, दे आर वेरी गुड वर्कर्स, वेरी गुड वर्कर्स, दे आर डेडिकेटेड। इनको आप 6 घंटे 8 घंटे काम कराइए, सर नहीं उठाएंगे। उनको पता यही करना है, यही मेरा काम है।
आप जब कुंडली को देखते हो तो क्या आप गोचर के प्लैनेट्स को भी देखते हो? एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा जो कि इसके ऊपर आओ उससे पहले मैं दैट कोई चार्ट आपके सामने आया तो क्योंकि ये पॉडकास्ट वही लोग ज़्यादातर सुनेंगे जो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? जी जी। तो आपका तरीका क्या होता है? कुंडली को देखोगे, महत्वपूर्ण स्थान को देखोगे, आप महादशा को देखोगे, नक्षत्र को देखोगे, आप किसी भी कुंडली का एनालिसिस कैसे करते हो? देखिए क्या है कि सबसे पहले ज्योतिष दो तरह की है, एक है फिक्स्ड और एक है डायनेमिक। फिक्स्ड आपकी पत्रिका क्या कह रही है, ये बच्चा राजा बनेगा, इसकी पत्रिका में राजयोग है, ये आपका फिक्स्ड प्रॉमिस है। होगा कब, बनेगा तो ठीक, कब होगा? दशा, दशा दिशा दिखाती है। ये प्रिंसिपल एस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजर्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। दुनिया जहान के योग लेकर बैठे रही है, अगर वो ग्रह अपनी दशा भुक्ति में आया ही नहीं, बिल्कुल मीडियम लाइफ जीकर आप चले जाएंगे। हम सभी को पता है कि 120 वर्षों के इस दशा के क्रम में आज के समय में तो किसी के पास 120 वर्ष नहीं है, तो 2-3 प्लैनेट रह ही जाते हैं जिनकी दशा हम नहीं भोगते हैं। तो अगर आपका महापुरुष बनाने वाले योग बनाने वाले ग्रह की दशा ही नहीं आ रही है, बी वेरी केयरफुल वाइल प्रिडिक्टिंग दीज ग्रेट योगास। वो आदमी बाद में आके कहेगा पंडित जी आप झूठ बोल रहे थे, कुछ नहीं हुआ, स्कूटर पे जिंदगी कट गई, आप कह रहे थे शशि हो गए। नहीं होगा, दशा दिशा दिखाती है। सिर्फ महादशा को देखना चाहिए? नहीं, अब उसी पर आ रही हूँ। तो महादशा पहला प्रॉमिस, अलग अलग ग्रहों की अलग अलग भावों के लिए अब विवाह देखना है तो आप पहले 7वें घर के मालिक को पकड़ेंगे, उसका और लग्न को कभी नहीं भूलना है। आप करता है, आप खुद को कहाँ हटाएंगे इस सीन से, आप ही तो मेन हीरो हैं उस पत्रिका के। सो लग्न लॉर्ड और फिर सप्तम को आपने देखा और उसकी स्थिति एनालाइज करने के लिए ग्रह बल देखना बहुत जरूरी है। स्थान बल, काल बल, ये देख लें, ये बहुत असर डालते हैं। षड बल भी आप पॉइंट निकाल के भी आजकल कंप्यूटर मदद कर देता है, देख सकते हैं। बट जनरल जो मैं कहती हूँ कि इस तरह के किस भाव में वो बली है, ये सब भी जरूर देख लें। तो पहले तो आपने देख लिया भाव का मालिक ठीक ठाक है, प्रॉमिस है शादी का, शादी होगी। नवांश को भी देखेंगे तो वो अलग है, अब कब होगी तो फिर आप देखेंगे अर्ली मैरिज या डिलेड मैरिज के क्या कॉम्बिनेशंस हैं। शादी होगी, निश्चित हो गया 7वें घर के मालिक की स्थिति से। अब ये कि ये अर्ली या डिले, तो अर्ली मैरिज के कॉम्बिनेशंस हैं और डिलेड के, मेरे वीडियोस में ये लोग देख लें। सो आप वो देखेंगे, सेकंड स्टेप आपका वो होगा। थर्ड होगा, अच्छा आप देर से होगी तो फिर कब होगी, कौन दे सकता है? केवल 7th लॉर्ड मैरिज नहीं देता, ये हम सबको पता है। इसके लिए आप कई स्थान होते हैं, 7th लॉर्ड जहां बैठा है उसकी राशि लॉर्ड की दशा में शादी हो सकती है। 7th हाउस में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा में शादी हो सकती है। लग्न लॉर्ड की महादशा में शादी हो सकती है। दूसरे घर के मालिक की दशा में शादी हो सकती है। राहु की दशा में मैक्सिमम शादियां होती हैं। मैंने कहा ना, शुक्र के घर में ही राहु उच्च के होते हैं, आपका घर बसवा देते हैं। कहते हैं कि राहु के लिए राव साहब एक शब्द यूज करते थे कि राहु ब्याहू होता है, ब्याह करवा देता है। सो ये इस तरह से आप दशा भी देख ली, कौन से महीने में होगी, आपने साल भी निकाल लिया। चलिए ये चलो महादशा ये आ गई, अब किस साल में होगी? अंतरदशा। मोटा प्रॉमिस महादशा, ईयर या 6-8 महीने जब आप छोटा और करते हैं उसको अंतरदशा। किस महीने में होगी? प्रत्यंतर दशा। किस हफ्ते में होगी? सूक्ष्म दशा। किस दिन होगी? प्राण दशा। आप डेट निकाल कर दे सकते हैं।
ये बिल्कुल सच है। दशा सिस्टम से बड़ा कोई टूल नहीं है। चलो सब निकल आया, पर अब ये डिलीवरी लाएगा कौन? गोचर। गोचर इज अ कुरियर बॉय। जो दशा भेज रही है वो डिलीवरी आपके गेट पे कब होगी? गोचर। गोचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई अच्छा गोचर आपको कुछ अच्छी डिलीवरी दे सकता है। क्या बात है। आपने मेरे लिए परफ्यूम भेजा, तो कौन सी कुरियर कंपनी मुझको कोयला डिलीवर कर सकती है? आपने मुझे कोयला भेजा, तो कौन सी कुरियर कंपनी उसमें परफ्यूम डाल सकती है? नॉट पॉसिबल। खाली अच्छा गोचर कुछ भी डिलीवरी नहीं कर सकता। तो जो वीडियोस गोचर पर वही तो बस गड़बड़ है मामला के धन की वर्षा हो जाएगी। पूछिए कितनों के घर पर हो गए। आपकी दशा खराब चल रही है और आप कह रहे हैं आपके धन के भंडार भरने वाले हैं। मुश्किल है, वो बेचारा नहीं दे सकता। मतलब कुरियर कंपनी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो पैकेज में कोई चीज बदल दे। अधिकार नहीं है गोचर का देना, तो कैसे देगा? सो गोचर का जो सिद्धांत है वो तब लगता है अच्छी दशा अच्छा गोचर बेस्ट। बेस्ट डिलीवरी, सही टाइम पर डिलीवरी। अच्छा गोचर अच्छी दशा खराब गोचर कुछ समय के लिए आपका वो काम टाल सकता है। डिलेड डिलीवरी। खराब दशा अच्छा गोचर, मत खुश होइए। हाँ, उस दौरान बस आप खुश रहेंगे। मे बी यू फील गुड, कुछ भी नहीं हो रहा बट यू आर फीलिंग गुड। या खराब दशा है, काफी खराब चल रहा था, अच्छा गोचर आ गया। मैंने कहा ना, एक कुछ ऐसा हो जाएगा, एक कुछ की फील गुड फैक्टर आ जाएगा। आपको जब ऐसा लगता है ना कि यार वो टाइम बहुत खराब था, बट उसमें ना वो 2-3 महीने बड़े ठीक चले गए, ये गोचर कर सकता है। मतलब वो आपको एक फील गुड फैक्टर दे सकता है इस तरह से कि वेट आ रहा है, बस आपकी डिलीवरी आ रही है। वो आपको ये आशा दे सकता है कि इट्स ऑन द वे, वेट करो आ जाएगा। फील गुड फैक्टर, नथिंग एल्स। गोचर पर कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता अंटिल दशा इज नॉट सेइंग यस आई एम सेंडिंग दिस फॉर यू। पहले तो आप मुझे फोन करेंगे, फिर मैं उस पैकेट का वेट करूंगी ना। तो दशा ही दिशा दिखाती है। सो सबसे पहले आप प्रॉमिस देखेंगे, फिर दशा पर आएंगे, और उसके बाद हाँ अब कब होगा, किस साल होगा, किस दिन होगा, गोचर डिलीवरी मिलने के लिए। शायद इसीलिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स गलत साबित होते हैं, क्योंकि वो दशा को इतना महत्वपूर्ण तरीके से नहीं देखते। जी, खाली गोचर से कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। दशा इज बेस्ड ऑन नक्षत्र। सो मैंने लिमिटेड एक्सपीरियंस से और बहुत सारे लोगों से एक्सपीरियंस नहीं, बहुत सारे लोगों से बातचीत करके कभी कभार ये आश्चर्य होता है, दे आर प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी बट वो 27 नक्षत्र बोल नहीं सकते। दैट इज वेरी सैड। बोल सकते हैं, ये बात सच है। तो फिर आई फील वेरी सैड कि भैया तो फिर आप ज्योतिषी बने कैसे? बिल्कुल, विदाउट नक्षत्र बिल्कुल वन कैन नॉट डू एनीथिंग। देखिए, नक्षत्र तो आपकी आत्मा है, ग्रह का कोर है। पर मैं आपसे एक बात कहूंगी कि हमारे ऋषियों ने ना कोई भी चीज ऐसे नहीं बनाई। नक्षत्र एक अलग ही विधा है। अगर आप नक्षत्र की, जैसे मैं नक्षत्र का एक कोर्स कराती हूँ जिसमें मैं केवल आपको समझाती हूँ कि नक्षत्र के आधार पर ही आप अपने जीवन के हर पहलू को कैसे जान सकते हैं। कुछ मत देखिए, नक्षत्र देख लीजिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नक्षत्रास। नक्षत्र के लिए 2-3 बातें चर्चा चल रही है तो मैं जरूर बताऊंगी। नक्षत्र बहुत तरह से देखे जाते हैं। नक्षत्रों का अपना स्वभाव है, उनके चिन्ह जो हैं वो बहुत कुछ बताते हैं। देवता, वृक्ष, मतलब सभी चीजें हैं। तो ये एक पूरी विधा है प्रेडिक्शन की। अब जैसे अगर किसी का सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हो, चलिए अगर हम ऐसे कर देते हैं कि वृषभ राशि हो,
शुक्र बैठे हो, हम्म, इससे अच्छी पोजीशन क्या होगी? True. अपनी राशि में बढ़िया बैठे हो। कृतिका नक्षत्र में हो, कैसी मैरिज प्रिडिक्ट करेंगे? कटर है कृतिका। अब क्या होगा यहाँ? यहाँ होगा कि ये शादी टूटेगी नहीं। शुक्र अपना पूरा जान लगा देंगे, मैं अपने घर में बैठा हूं, टूटने नहीं दूंगा। बट दिस कपल और ये दंपत्ति जो है, जब आप इनसे, और ये सोशली बहुत अच्छे कपल माने जाएंगे, फिर जब आप इनसे डीपली पूछेंगे, और आप तो देख रहे हैं कृतिका नक्षत्र है, तब आप कहेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं आई एम हैप्पीली मैरिड। फिर आप अगर उनसे, अगर आपको समझ है ज्योतिष की और आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आप उससे ज़रूर पूछेंगे कि आर यू रियली हैप्पीली मैरिड? हो ही नहीं सकता आशीष जी कि वो कहें यस। उनका स्टेटस जो रिलेशनशिप का होगा, वो एक घर में रह रहे हैं, बट दे आर नॉट शेयरिंग द सेम रूम। दिस इज नक्षत्र, आउटर ब्यूटी राशि, और वो उसको बना के भी रखेगा, उसका घर है, खराब कैसे होने देगा? आत्मा से अलग हो जाएंगे, मन अलग हो जाएंगे। दिस इज नक्षत्र। वाह, बस ऐसे ही बार बार हम मिलते रहेंगे। ये तो अरण्य है, इट्स जस्ट बिगिनिंग। एंड वो एक कहावत है दैट व्हेन यू से थैंक यू, तो यदि उसका हम हिंदी में करें तो वो लगता है आभार, और आभार में भार आता है। सो उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए मैं आपको थैंक यू कहूँगा। लेकिन वंस अगेन इट्स रियली माय प्लेजर टू हैविंग यू ऑन माय कार्मिक कन्वर्सेशन। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। अभी लग रहा है जैसे कुछ बातें की ही नहीं, बहुत सारी जो ये पॉइंट्स लिख के मैं बैठा हुआ था, उसमें से सिर्फ 2 या 3 बातें मैं कर पाया। सो जैसे जैसे समय अवकाश मिलता रहा, हम डेफिनेटली दोबारा वापस मिलते रहेंगे। जरूर। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, माय प्लेजर ऑलवेज। मिलते हैं। शुभम भवतु। प्रणाम।